एक लड़की की शादी हुए महीना भर हो गया, लेकिन अभी तक वह अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई है। उसके पति रात में जब उसके पास आते हैं तो घर की सारी लाइट बंद कर देते हैं और सुबह उजाला होने से पहले ही घर से निकल जाते हैं। यह राज जानने के लिए उस लड़की ने एक दिन घर में काम करने वाली नौकरानी को रोक लिया और रात में अपनी जगह उस नौकरानी को बेडरूम में सोने के लिए भेज दिया और खुद छिप जाती है एक कमरे में और इंतजार करती है पति के आने का। पति जैसे ही आते हैं वह कमरे की लाइट चालू कर देती है और जब प्रकाश में उनका चेहरा देखती है तब तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो चेहरा देखा था वह उसका पति नहीं होता है बल्कि कोई और होता है। आखिर कौन था वह शख्स जो उसके जज्बातों के साथ खेलने की जुर्रत कर रहा था और सुहागरात मनाया शादी के महीने भर बाद भी उसके कमरे में जाता रहा। पूरी कहानी जानने के लिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार, आज की जो कहानी है वह बहुत ही दिलचस्प है। एक लड़की की शादी होती है। शादी के बाद वह ससुराल जाती है और वहाँ पर वह बैठे बैठे इंतज़ार करती है कि कब सब लोग सो जाएं और मेरे पति कमरे में आएं। जब 4 घंटे बीत जाते हैं तब उसकी नज़र दीवार पे टंगी घड़ी की तरफ जाती है तो देखती है कि 1 बज रहे हैं। तब उसके होश उड़ जाते हैं। वह सोचती है कि आज शादी की पहली रात है। पहली रात यानी सुहाग की रात। पति पत्नी दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, भविष्य के लिए योजना अपना बनाते हैं और साथ निभाने के लिए कसमें खाते हैं, वादे करते हैं। उसने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि कुछ परिवार की रस्में होती हैं कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को नहीं देखते बल्कि फ़ोटो में ही देख पाते हैं। और उस लड़की ने अपनी छोटी बहन के मुंह से सुना था कि जीजू बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, शर्मीले स्वभाव के हैं। फिर वह सपना सजोने लगती है, पति के आने का इंतज़ार करने लगती है और इसी दिन का तो उसे बरसों से इंतज़ार था। वह 4 घंटे से कमरे में बैठी रहती है, डरी सहमी सी। उसके बाद उसका पूरा जब बदन दर्द करने लगता है और उसकी आंख भी भारी होने लगती है, उसे नींद आने लगती है। फिर वह सोचती है कि एक बार उठकर मैं बाहर जाऊं, देखूं कि आखिर कहां पर रह गए पति। लेकिन फिर वह अपना इरादा बदल देती है और बाहर नहीं जाती बल्कि बेड से ही अपने सर को टेक कर सोने लगती है। जैसी ही उसे अभी नींद आई थी तभी दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आती है। फिर वह हड़बड़ा कर उठती है और दरवाज़ा खोलती है तो पूरा अंदर बाहर अंधेरा होता है। फिर वह सहमी हुई आवाज़ में पूछती है कि कौन हो आप, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वह पैरों में पहनी हुई चप्पल की आहट से पहचान लेती है और कहती है कि आप हो ना। आप आते समय कमरे की पूरी लाइट बंद क्यों कर दिए? क्या लाइट चली गई है? इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? एक ही सांस में वह पति से कई सवाल कर डालती है। फिर उधर से गला खखार कर एक आवाज़ आती है कि हाँ, मैं हूँ तुम्हारा पति। पति की आवाज़ सुनकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह खुशी से उछल पड़ती है, मानो उसके सारे बदन का दर्द दूर हो गया हो। फिर वह शर्माते हुए हैरानी से एक बात पूछती है कि आखिर आप आते समय अंधेरा क्यों कर दिए? अगर लाइट नहीं थी तो टार्च लेकर आते। वह अंधेरे में ही पति को निहारने की कोशिश करती है। अब उसका पति उसके पास आकर बैठा और माफ़ी मांगते हुए कहा कि आप तो जानती हो कि शादी के बाद इस दिन दोस्त लोग कहाँ छोड़ते हैं। उनके साथ गपशप करने में मैंने टाइम का ध्यान ही नहीं दिया। आप इतनी देर से मेरा इंतज़ार कर रही हैं और आप थक भी गई होंगी। ऐसा करो, तुम सो जाओ, बाकी बातें हम कल कर लेंगे। यह सब बात कहते हुए वह अटक रहा था, हकला रहा था। अटकने और हकलाने की समस्या नहीं होती है, बल्कि वह पत्नी से बात करते हुए शर्मा रहा था। एक मर्द होकर शर्माते हुए बात करना अपने बीवी से उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था, उसे परेशान कर रहा था। फिर वह हिम्मत करके पूछती है कि आखिर आपने आते समय अंधेरा क्यों कर दिया? क्या आप अपने पत्नी का चेहरा नहीं देखना चाहते? जाहिर सी बात है, इसी दिन के लिए तो पत्नी सजती संवरती है ताकि उसका पति उसे देखे और उसकी तारीफ करे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर वह कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें शादी में ही देख लिया था, जब तुम्हारे घर वालों ने लाकर मेरे पास बैठाया था। वास्तव में आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं। अंधेरे में आने का कारण बताया कि मेरे ऊपर टोटका किया गया था ताकि मेरी शादी ना हो सके, इसलिए मेरी माँ ने जाकर पंडित से उपाय पूछा इसका,
तब पंडित ने बताया कि आपके बेटे को शादी के बाद पत्नी के पास कुछ दिनों तक अंधेरे में ही जाना पड़ेगा। पति के मुंह से यह बात सुनकर उस लड़की को बहुत अजीब लगा, लेकिन वह सोचती है कि आज शादी की पहली रात है, कौन बहस करे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह पति का चेहरा देखे, लेकिन शादी में भी नहीं देख पाती क्योंकि सर पे सेहरा सजा था और चेहरे पर फूलों की लड़ियां लटक रही थी। चेहरा साफ से दिखाई नहीं दिया, वह अच्छी तरह से देख नहीं पाती। पति फिर लेट जाता है, वह भी बैठी बैठी बाद में लेट जाती है। सोचने लगती है कि रात आधी से ज़्यादा बीत ही गई है, कुछ ही घंटों की बची है, सुबह होने के बाद मैं इन्हें अच्छे से देखूंगी। और सुबह जब नींद खुलती है तब वह कमरे में अपने आप को अकेला पाती है, क्योंकि पति उसके कमरे में होते ही नहीं। वह नज़र दौड़ाती है तो बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला होता है। तब वह हड़बड़ाकर बेड पर से उठ बैठी और बाहर चली आती है। बाहर आकर देखा तो उसकी सासू माँ बहुत परेशान दिख रही थी। फिर उसने पूछा कि अम्मा क्या हुआ? तब वह मुस्कुराकर जवाब देती हैं कुछ नहीं, और उसे हाथों से इशारा करती हैं अपने पास आने का। वह जब उनके पास आई तो उसे बैठने का इशारा किया। जब वह बैठ गई तब उसकी सासू माँ कुछ पढ़ते हुए फूंक मार रही थी। वह कुछ नहीं बोलती। जब सासू माँ फूंक मार के फ्री हुई तब वह पूछती है कि आखिर मेरे पति कहाँ पर हैं? तब सासू माँ दूसरी तरफ अपना मुंह घुमाकर कहती हैं कि बेटा सुबह ड्यूटी पर चला गया है। फिर वह नज़र दौड़ाती है दीवार में टंगी घड़ी पर, तो 7 बज रहे होते हैं। तब उसे फिर हैरानी होती है कि आखिर इतने सुबह कौन सी ऑफिस खुली है। तब सासू माँ बोली कि मेरा बेटा अपना खुद का कारोबार करता है दोस्तों के साथ मिलकर। उसकी जब मर्जी होती है तब काम पे जाता है, जब मर्जी होती है तब चला आता है। वह खुद अपनी मर्जी का मालिक है। सासू माँ के मुंह से यह बात सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। एक बार तो वह सोचती है कि मैं सासू माँ से पूछूं क्या कि आपके बेटे की शादी मुझसे ज़बरदस्ती तो नहीं हुई है, जो रात में मुझसे बात भी नहीं किए और सुबह उजाला होने से पहले ही मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। आखिर कोई पति ऐसी अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ करता है क्या, जो शादी की पहली रात बात भी ना करे और दूसरे दिन काम पर भी चला जाए? यही सब वह मन में ही सोच रही थी। तभी सामने वाले कमरे से एक लड़का निकलता है। वह उसे देखकर झट से खड़ी हो जाती है और अपने सर पे पल्लू डाल लेती है। लेकिन तब सासू माँ कहती है कि बेटी यह तुम्हारा देवर है। तब उस लड़की ने अपने देवर को नमस्ते किया। देवर भी नमस्ते का जवाब आंखों ही आंखों में देकर चला गया। अब वह लड़की पूरे दिन गुमसुम सी बैठी रहती है अपने पति का इंतजार करते हुए। लेकिन इस दौरान उसने नोटिस किया कि उसकी सास बहुत परेशान रहती है। वह सास जो उसे देखने गई थी मायके में तो बहुत खुशमिजाज थी। तब उस लड़की ने सोचा था कि ससुराल में मेरी और सास की खूब पटेगी। उस घर में 4 लोग होते हैं। यह लड़की होती है, उसकी सासू होती है, और देवर होता है और उसका पति होता है। शाम होती है। फिर दूसरे दिन वह पहले दिन की ही तरह सज संवर कर दुल्हन बनकर तैयार होकर बैठी इंतजार करने लगी अपने पति का। रात होती है। बाहर किसी के आने की दस्तक हुई। दरवाज़ा खटखटाते हैं। तब यह लड़की मुस्कुराकर जाकर दरवाज़ा खोलती है। तब उधर से उसका देवर होता है। वह सामने इस लड़की को देखकर यानी अपने भाभी को देखकर हड़बड़ाकर चला जाता है। यह लड़की उसे नमस्ते करती है और अंदर चली जाती है। काफ़ी रात बीत चुकी थी। वह अपने पति के ही इंतजार में खोई रहती है। फिर सासू माँ कहती है कि बेटी खाना खा लो, आते ही होंगे। तब यह लड़की सासू के कहने पर खाना खा लेती है और साथ में देवर भी खाना खा रहा होता है। लेकिन इस लड़की को ऐसे लगता है कि शायद मेरा देवर मुझे घूर रहा है। जब उसकी तरफ नज़र दौड़ाती है तो देवर भी मुंह फेर लेता है और खाना छोड़कर उठ जाता है। उसका यह खाना छोड़कर उठना इस लड़की को बहुत अजीब लगा। इसके मन में कई ख्याल आने लगते हैं। वह यूं ही बैठे बैठे सोच रही थी कि आखिर वजह क्या है। जब उसका दिल घबराने लगता है तब वह उठकर बालकनी में जाकर टहलने लगती है। वह काफ़ी उदास होती है, उसके आंख से आंसू भी आ रहे होते हैं। बालकनी में जल रहे मध्यम रोशनी में बल्ब को जलता ही छोड़कर वह अपने कमरे में चली जाती है और उसका पति सूरज आता है तो वह बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। फिर वह लड़की बिना कुछ कहे ही जाकर उसके पास सटकर बैठ जाती है। जैसे ही दोनों का शरीर एक दूसरे से टच होता है तब उसका पति उससे और दूर खिसक जाता है। फिर वह डरी सहमी सी उसका हाथ थाम लेती है अंधेरे में ही और कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन पति फौरन उसका हाथ झटक कर उठ खड़ा हो जाता है और कहता है कि जो कुछ भी कहना है वह जल्दी कहो, मुझे बहुत थकान लगी है, नींद आ रही है।
पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अगर पसंद नहीं हूँ तो मुझसे शादी आपने क्यों किया? क्या आपके दिल में कोई और है? इस तरह की बात सुनकर उसका पति कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी एक मजबूरी है कि ना तो मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखा सकता हूँ, ना तो तुम्हारे पास बैठकर प्यार भरी बातें कर सकता हूँ। पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसे बहुत हैरानी होती है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मेरा पति मुझसे दूर भाग रहा है और मैं बार बार उसके पास जाने की कोशिश कर रही हूँ। उस दिन के बाद कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। वह लड़की बेफिक्र होकर सोती और सुबह होने के बाद ही उठती। उसका पति ड्यूटी पर चला जाता, फिर वह घर में अकेली हो जाती। एक दिन की बात है कि वह चाय बनाकर अपने सास को देने उनके कमरे में जा रही थी। कमरे पर जैसे ही पहुंचती है कि देखा कि सासू माँ अंदर किसी से बात कर रही होती हैं। वह उनसे मिन्नतें कर रही होती हैं, विनती कर रही होती हैं, लेकिन वह शख्स उन्हें फ़ोन पर धमका रहा होता है और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा होता है। जो फ़ोन कट गया तब वह उनके कमरे में दाखिल होती है और सासू माँ को देखती है कि उनके आँख से आंसू निकल रहे थे। फिर इस परेशानी का कारण अपने सासू माँ से पूछती है। तब वह उसे बताती हैं कि मेरा एक भाई है जो मुझसे बहुत नाराज़ है, मुझसे बातचीत भी नहीं करता और मेरे घर भी नहीं आता। सासू की यह दुख भरी बात सुनकर वह लड़की भी दुखी हो जाती है और उन्हें सांत्वना देती है। फिर 4 दिन बाद ही सासू माँ की बहन आती है मिलने के लिए, यानी उसकी मौसी। मौसी आई तो सासू माँ से भी इसके मिली और इससे भी मिलती हैं। शाम को सब लोग खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद वह लड़की उठकर सबसे पहले नाश्ता बनाने लगती है। सब लोग सो रहे होते हैं, लेकिन मौसी की नींद खुल जाती है। वह जाकर किचन में पहुंचती है और कहती है कि नाश्ता हमारे लिए भी बनाना, हम लोग साथ में खाएंगे। फिर वह लड़की उनका भी नाश्ता बनाती है और साथ में नाश्ता करने लगते हैं। तब मौसी को याद आता है कि बेटी, तुम्हारा पति यानी सूरज नहीं दिख रहा है, क्या वह अभी तक सो रहा है? लेकिन वह लड़की जवाब देती है कि नहीं मौसी, वह ड्यूटी पर चले गए हैं। तो मौसी पूछती है कि शाम को तो जल्दी आता होगा, अगर सुबह जल्दी चला गया है तो। लेकिन वह लड़की कहती है कि नहीं, शाम को भी देर से आते हैं। इतनी बात सुनकर मौसी खामोश हो जाती है और चाय पीने लगती है। फिर इस लड़की को याद आता है अपनी सास की कही हुई बात और उनसे वर्णन करती है कि आखिर आपके भाई कैसे हैं जो अपनी बहन का दर्द नहीं समझते, घर क्यों नहीं आते, मेरी सास से बात क्यों नहीं करते। यह बात सुनकर मौसी हैरान हो जाती है और कहती है कि कौन भाई, कैसा भाई, हम तो सिर्फ 2 बहनें ही हैं। तब यह लड़की दंग रह जाती है अपने मौसी की बात सुनकर और सोचने लगती है अपने सासू माँ के बारे में कि आखिर वह कौन सा शख्स था जिससे मेरी माँ बात कर रही थी। फिर वह गुमसुम सी होकर वहाँ से उठकर चली जाती है और दोनों बहनें आपस में बातचीत करने लगती हैं। तो कहती है कि आखिर लड़की पसंद नहीं थी तो तूने बेटे की शादी क्यों की? तब उसकी सास कहती है कि क्या करती, मजबूरी थी इसलिए कर दिया, मैंने सोचा कि बाद में सब ठीक हो जाएगा। हालांकि यह लड़की समझ नहीं पाती कि उसकी ही बात हो रही थी और फिर वह सोचती है कि क्यों ना मैं भी कुछ दिन यहाँ से दूर हो जाऊँ, पति के पास से अपने मायके चली जाऊँ। हो सकता है कि वापस आने के बाद तब मेरे पति मुझे मानने लगे और मुझे प्यार देने लगे। ऐसा सोचकर वह अपने सासू माँ से एक दिन इजाज़त लेती है और चली जाती है अपने मायके। मायके जाते वक्त वह सोच ही रही थी कि सबसे पहले मैं चल के अपने माँ से ही पूछूंगी कि आखिर उसने कैसे मर्द से मेरी शादी करवाई है जो अभी तक अपने पत्नी को चेहरा ही नहीं दिखाया है। यह सब सोचते हुए वह जैसे ही अपने मायके के द्वार पर पहुंचती है तो देखती है कि एक डाकिया आया हुआ था। उससे पूछती है किसका लेटर है। डाकिया कुछ बता पाता उससे पहले ही उसके हाथ से लेकर उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है। लिफाफे पर उसका ही नाम लिखा होता है। फिर वह लिफाफा फाड़ती है और अंदर जो चिट्ठी होती है उसे खोलकर जब पढ़ती है तब उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। वह बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप अपने माँ के कमरे में जाकर लेट जाती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। आखिर कौन सा खेल शादी के नाम पर मेरे साथ अभी तक खेला जा रहा था। लेटर पढ़ने के बाद सारी सच्चाई वह जान चुकी थी, सारी हकीकत खुल चुकी थी। अब उसका दिमाग चकरा गया। तब उसने छोटी बहन को अपने कहा कि वह उसके पति की लाकर फ़ोटो दिखाए जो शादी के वक्त खींची गई थी।
क्योंकि अभी तक उसने अपने पति का चेहरा नहीं देखा होता है। फिर छोटी बहन लाकर फोटो दिखाती है जो शादी के समय खाना खाते वक्त खींची गई थी, जिसमें वह लड़का जवान और अच्छा दिख रहा था। फिर वह सारी सच्चाई लड़की जान गई, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताती अपने मायके में, और कुछ दिन रहने के बाद वापस चली जाती है ससुराल। उसे अब सच्चाई को बाहर लाना था। वह शख्स फिर कमरे में आया जो अभी तक 1 महीने से उसके पास सोने के लिए जा रहा था। आखिर वह शख्स कौन था जो उसके जज्बातों के साथ इतने दिनों से खेल रहा था? आज वह लड़की खुद चाहती थी कि वह शख्स कमरे से बाहर निकल जाए, क्योंकि वह जान चुकी थी कि यह मेरा पति नहीं है। फिर भी सच जानने के लिए उसने कहा कि मैं मायके में थी तो आपने मुझे कितना याद किया। तब वह कहता है कि थोड़ा हड़बड़ा कर कि जाहिर सी बात है कि तुम मेरी पत्नी हो तो याद तो आएगी ही, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तब वह लड़की कहती है कि मैं मायके में थी तो तुम्हारी वहाँ पर फ़ोटो देखी, उसमें तुम बहुत अच्छे हो। इतना दिन हो गया, अब मुझे बिना देखे रहा नहीं जा रहा है। तुम अपना चेहरा खुद दिखाओगे या मैं लाइट चालू कर दूँ? तब वह शख्स कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरा इलाज चल रहा है, तुम इस बात को सच मानती हो या झूठ मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन जब तक इलाज मेरा पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं तुम्हें चेहरा नहीं दिखा सकता। अगर इस तरह से रोज़ रोज़ मुझे तंग करोगी तो मैं कमरे में सोने कल से नहीं आऊँगा। इतना कहकर वह सो जाता है। फिर लड़की भी सो जाती है, लेकिन दूसरे दिन फिर वह शख्स चला आता है सोने के लिए। यह मना नहीं करती, लेकिन इंतज़ार होता है कि कब मैं इस सच को उजागर करूं, कौन सी वह रात हो जब सबको इस राज के बारे में बता दूं। फिर एक दिन वह घर में काम करने वाली नौकरानी को रोक लेती है और उसे नींद की गोली दूध में मिलाकर पिला देती है और अपनी जगह सोने के लिए बेडरूम में उस नौकरानी को भेज देती है और खुद छिप जाती है एक कमरे में जहां पर लाइट की स्विच लगी होती है और इंतज़ार करने लगती है अपने पति के आने का। जैसे ही आते हैं वह शख्स, वह कमरे की लाइट चालू कर देती है और जब उजाले में उसका चेहरा देखती है तब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं होता है बल्कि उसका ही देवर होता है, रामू। फिर वह सोचने लगी कि पिछले 1 महीने से मेरे कमरे में मेरा देवर ही आ रहा था और रामू भी उसे हैरत में देख रहा था। फिर वह कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, और वह गुस्से में होकर अलमारी में पड़े हुए पेपर को निकालकर उसके मुंह पर फेंक देती है, जिसमें तलाक के पेपर होते हैं और साथ में एक चिट्ठी भी होती है। चिट्ठी को जब खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं किसी और को पसंद करता था, लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती इस रिश्ते को तय कर दिया। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उसने विवाह भी करवा दिया। मैं शादी की पहली रात ही घर से भाग गया था। अब मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज रहा हूँ, इसलिए ताकि तुम किसी और से जहाँ चाहो शादी कर सको। तब उस लड़की का दिमाग चकरा जाता है। वह सोचने लगी कि जब मेरा पति शादी की पहली रात ही भाग गया था तो अभी तक 1 महीने से मेरा देवर ही मुझे धोखा दे रहा था। वह गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़कर झकझोर देती है और कहती है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई। तब वह कहने लगा कि मैंने जो कुछ भी किया है अपनी माँ के कहने पर किया है, ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है जिससे तुम्हें या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े, क्योंकि सूरज भाई शादी की पहली रात ही घर से भाग गए थे। तब मेरी माँ बहुत डर गई थी कि समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी, इसलिए वह मुझे सोने के लिए आपके कमरे में भेज देती थी। मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तब वह लड़की कहती है कि मैं सच जानने आई थी, तुम्हारा भाई मुझे तलाक पहले ही दे चुका है, अब मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। अगली सुबह वह अपने मायके चली जाती है और जाकर अपने घर वालों को सारा राज बता देती है। कुछ महीने मायके में रहने के बाद उसकी सास फिर दोबारा जाती है और जाकर उसके माँ बाप से माफ़ी मांगती है कि मेरे बेटे ने गलती की जो शादी के बाद पहली रात ही घर से भाग गया, इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, आपकी बेटी को क्यों मिले। ऐसा करो, मेरा छोटा बेटा रामू है, उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दो। मैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके बहुत विनती करने के बाद लड़की के माँ बाप मान जाते हैं और फिर दोबारा उसका विवाह उसके देवर रामू से ही कर दिया जाता है। सच ही कहते हैं दोस्तों कि एक औरत ही घर को आबाद भी कर सकती है, एक औरत ही घर को बर्बाद भी कर सकती है।
यह कहानी कैसी लगी इसके बारे में अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।